हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ कपूर कुमार सर हैं, जिनका डीएसपी की पोस्ट पर चयन हुआ है। उसमें इनकी रैंक 22वीं रैंक थी। अभी पीसीएस का रिजल्ट आया 2021 का, तो उसमें सर का सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे आज के इस वीडियो में इनके जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ साथ इन्होंने कैसे अपने तैयारी की, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, सबसे पहले तो आपको, जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आपने कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आज जो है लोगों को अपनी स्ट्रेटजी साझा कर सकूं। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जनरली कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो सबसे पहला कुछ ना कुछ मोटिवेशन सबके अंदर कहीं ना कहीं मिलता है। तो आपको कहाँ से जो है मोटिवेशन मिला कि हमें जो है अब इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कोई अधिकारी था। लेकिन 2017 में ग्रेजुएशन के दौरान, चूँकि अलीगढ़ का मैं मूल निवासी हूँ और यहाँ पर कोल तहसील में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा एसडीएम के रूप में तैनात हुए थे। उनकी कार्यशैली और प्रक्रिया को देख के मुझे बहुत मन में इच्छा हुई कि एक अधिकारी बनना जो है कहीं ना कहीं एक सफल जीवन का एक आयाम हो सकता है। तो तब मैंने उनको देखा, तो उन्हीं के द्वारा 2016 में एक संस्था शुरू की गई, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका, जो ऐसे बच्चे जिनके पास में संसाधन नहीं थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको सिविल सर्विस में आने के लिए जो मार्गदर्शन देने का काम उन्होंने शुरू किया था। और उसी क्षेत्र में लगातार वो प्रयास करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ में जुड़ा और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे मोटिवेशन उन्हीं से मिला था और उन्हीं के द्वारा मैंने फिर शिक्षा भी अर्जित की। तो सर, इस बार आपका पीसीएस के लिए कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पहला प्रयास मैंने 2018 में दिया था, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। पहले प्रयास में ही मैं प्री मेरा क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू के लिए भी मेरा चयन हुआ। लेकिन फाइनली 1 नंबर से मैं जो है सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो 2019 में मेरा प्री भी नहीं हो पाया था, लेकिन 2020 में मैंने मुख्य परीक्षा दी थी। लेकिन जैसा हम समझते हैं वैसा हमको हर बार जो है नतीजे वैसे नहीं मिलते हैं और मेरा सिलेक्शन तब भी नहीं हुआ था। फाइनली 2021 में डीएसपी के पद के लिए मेरा चयन हुआ। तो एक लंबा, मैं कहूँगा, एक संघर्ष रहा है मेरा भी। तो ये जो है मेरी यात्रा रही थी। सर, जब आपका 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ था और फाइनली लास्ट स्टेज पे जाकर, तो आपको मतलब क्या एनालाइज किया आपने कि यहाँ पर गलतियाँ हमें कहाँ से हो रही हैं, जिसको हम इम्प्रूव करके और आगे तक जा सकते हैं? बिल्कुल, गलतियाँ हर इंसान में कहीं ना कहीं, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो गलतियां ही रहती हैं और वो खोजनी चाहिए। मैंने भी खोजी। मुझे लगा कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट को और इम्प्रूव करना होगा मुझे, और बेहतर करना होगा। प्रेजेंटेशन को भी बहुत बेहतर करना होगा मेंस परीक्षा में। और इसके अलावा मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग मुझे उसके आंसर का प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि यूपी पीसीएस में लगातार जो क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जा रहे हैं। तो जो शुरुआत में मेरा फोकस सिलेबस पे इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद में मैंने देखा सिलेबस को मैंने पूरी तरह से कवर किया। उसके बाद में आप क्वालिटी कंटेंट, अब जब आज से आंसर राइटिंग में जो चीज़ें झलकती हैं, आपका फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, ये सारी चीज़ें और आपके एग्ज़ाम को इम्प्रूव करती हैं और आपके आंसर को इम्प्रूव करती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने की थी और मुझे लगता है कि उन सब का परिणाम है कि आज मैं डीएसपी के लिए सेलेक्ट हुआ। सर, ये जो पूरी आपकी ओवरऑल जर्नी रही है, तो इसका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम से मैंने तैयारी की थी और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। सर, जैसे कि बहुत सारे छात्र मान लीजिए स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, पहले प्री की तैयारी करें कि मेंस की तैयारी करें। इसके बारे में आप अगर शॉर्ट में कुछ बताना चाहें? नहीं, मुझे लगता है तैयारी इंटीग्रेटेड करनी चाहिए। ना सिर्फ प्री की तैयारी होती है और ना ही सिर्फ मेंस की तैयारी होती है। प्री मेंस इंटरव्यू की इक्वल तैयारी होती है। शुरुआत में एनसीईआरटी से हम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में टेक्स्ट बुक के शुरू करते हैं और जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम आते जाते हैं, जैसे प्री एग्ज़ाम आता है तो अप्रोच हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप की हो जाती है। हम जो है क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा, कौन सा गलत हो सकता है, चांसेस कितने बनते हैं। लेकिन जैसे ही प्री क्वालिफाई होता है और मेंस की ओर हमारा जो मेंस आने वाला होता है, तो अप्रोच हमारी थोड़ी सी एनालिसिस होती है। आंसर राइटिंग को हम बहुत प्रेफर करते हैं, सिलेबस को प्रेफर करते हैं और थोड़ा सा थिंकिंग के साथ में अपनी थिंकिंग डेवलप करते हैं और फिर जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह से जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उन्हीं चीज़ों को जो हम प्री और मेंस में पढ़ रहे थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं समस्या के तौर पर या फिर संभावनाओं के तौर पर या फिर चुनौतियों के तौर पर हम पाते हैं और
अपनी जो एक पर्सनैलिटी है उसके विकास में वही हमारी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और फाइनली हमें जो है वो हमारे परिणाम तक पहुंचाती है। तो सर आपने इस पूरी तैयारी के लिए आपने कहीं पर कोचिंग वगैरह किया था या फिर खुद इस तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं यहाँ पर विशेष उल्लेख करना चाहूँगा CSM का, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका, जो कि अलीगढ़ में वर्तमान में मालवीय लाइब्रेरी में संचालित है। 2017 में जब मैं डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो तत्कालीन SDM कोल थे उनके साथ में जुड़ा, तो उन्होंने अपनी कोल तहसील में ही एक संस्था शुरू की थी जो गरीब बच्चों के लिए थी, जिसमें वो मार्गदर्शन देते थे सिविल सर्विस के लिए। उसमें उनके साथ में कई अन्य सहयोगी भी थे, जैसे आपके राजवीर सर हैं, उसके बाद में रिंकू भैया हैं, राजप्रकाश सर, राजकुमार गुप्ता सर हैं, विभा मैडम हैं, राकेश पटेल सर हैं जो वर्तमान में ADM जो है अलीगढ़ रहे, इसके अलावा राघवेंद्र सर हैं। इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं साथ में मिल के, ठीक है, उसमें अपना सेवा भाव से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में संसाधन नहीं है, उनको कहीं ना कहीं निखारने का काम किया, सिविल सेवा की तैयारी करने का काम किया और फाइनली उनमें से मैं भी एक हूँ जो आज सेलेक्ट हुआ हूँ। तो हम करीब लगातार सिलेक्शन देते आ रहे थे यहाँ से और इस बार 13 लोग जो है हम सेलेक्ट हुए। तो जो एक कहीं ना कहीं एक संसाधनों के अभाव में एक बेहतर मार्गदर्शन के का ही कारण था। तो जैसे कि अभी ये काफ़ी टाइम से मान लीजिए आपकी ये संस्थान चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को जो है शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, खासकर जो PCS मतलब इस आयोग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अभी तक आपको क्या लगता है मतलब कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ? PCS जो आयोग है, लोक सेवा आयोग है, उसमें करीब 280 सिलेक्शन पिछले 4 सालों में यहाँ से हुए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े मोटिवेशन वाली बात होती थी और लगातार एग्ज़ाम में बने रहना और असफलताओं से जूझते रहना, ये भी इसका एक पार्ट होता था। क्योंकि जब इतने सिलेक्शन आपके सराउंड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं, उनको देख के आप मोटिवेट लगातार होते रहते हैं। तो जब मैं 2018 में पहला मेरा एग्ज़ाम हुआ था और मैं निराश हुआ था क्योंकि फाइनली मैं चयनित नहीं हुआ था, तो मेरे जो साथी सिलेक्शन हुए थे, करीब 20 लोग उस समय सेलेक्ट हुए थे। गोपाल शर्मा, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, हिंदी माध्यम से टॉपर्स की सूची में वो थे, 15वीं रैंक के साथ में, तो वो भी हमारे साथी थे। तो उसके बाद में एक मोटिवेशन जो मिला, जो कई अन्य लोग जो संसाधनों के अभाव में रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन लगातार मिलता रहा। तो एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि 280 बच्चे करीब यहाँ से सिलेक्शन पा चुके हैं और ये तैयारी मुफ्त होती है। तो मैं आपसे भी, जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पास में संसाधन नहीं है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मालवीय लाइब्रेरी अलीगढ़ में आएँ और मुफ्त जो है कोचिंग संस्थान जो है, जो ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जो या तो किसी न किसी प्रशासनिक पद पर तैनात हैं या फिर इंटरव्यू या मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और उस दौर से गुजर रहे हैं। तो इसमें पहले सर पढ़ाते थे, उसके बाद में जब हम सेलेक्ट हो गए तो हम भी अब पढ़ाते हैं, इसमें सेवाएं देते हैं। तो ऐसे लोग देते हैं, तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि अभी ये सिलेक्शन पा चुके हैं यहाँ पर, तो अब जब अभी हम लोग सर से मिलने के लिए आए थे तो ये क्लासेज ले रहे थे बच्चे जो पढ़ाई यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ा रहे थे। तो सर हमारा विशेष क्वेश्चन इसके लिए है कि जैसे ये कोचिंग संचालित की जाती है तो किसी विशेष वर्ग के लिए, और क्या मतलब जो यहाँ के लोकल अलीगढ़ के हैं वही बच्चे पढ़ते हैं या फिर मतलब बाहर से भी बच्चे आते हैं? नहीं, सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति के बच्चे यहाँ पर समानतापूर्ण भाव से पढ़ते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जो ज़िले हैं या अन्य प्रदेश हैं, वहाँ से भी बच्चे शिक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। हम अभी ऑफलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन तो अभी हमने नहीं शुरू किया है क्योंकि हमारे पास में संसाधन इतने पर्याप्त नहीं है। जितने संसाधन हैं उससे हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसके पास में संसाधन हो या ना हो, वो यहाँ आ सकता है बिना भेदभाव के साथ में। उसके साथ में हम जुड़ते हैं और हमारी गारंटी होती है कि हम उसको अंतिम पायदान पर पहुंचा के और सिलेक्शन दिला के ही माने। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग जो है, जो अभी सर ने बताया कि जो अलीगढ़ है यहाँ पर मालवीय लाइब्रेरी है, तो उसी के परिसर में ही हम लोग बैठे हैं और यहीं बगल में ही जो कोचिंग है वो संचालित की जाती है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, फिर भी जितनी है शायद बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एंड सर जैसे कि सबसे जो पहला पावदान होता है, मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी करता है तो प्रीलिम्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर बच्चों को आती है। तो प्रीलिम्स के लिए उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए ताकि जो पहली बार में जो है अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करें? देखिए, जैसे सबसे पहले बेस बनाना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप NCERT को फॉलो करें। आप
अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट रहा है तो आप जो है कुछ एनसीईआरटी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें, और टेक्स्ट बुक ज़्यादा नहीं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक के साथ में आप तैयारी करें, उसको मल्टी टाइम रिवाइज करें, लगातार उसको पढ़ते रहें। और फिर उसके बाद में आपके पूर्वावलोकन, घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। और उसमें क्योंकि बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, अन्य जो सराउंड आयोग हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी क्वेश्चन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, वो सब मिलते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है पूर्वावलोकन को लें, और पूर्वावलोकन को लेने के बाद में लगातार जो है आप उसको मल्टी टाइम रिवाइज करें, और फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप बैठें। अगर जो है आप इस स्ट्रेटजी के साथ में जाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, और आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम निश्चित रूप से क्वालिफाई कर पाते हैं। सर सबसे जो ज़्यादा वेटेज होता है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया से, तो वो होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए क्या मतलब खास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें करंट अफेयर की से पढ़नी चाहिए? जैसे अगर बात करें यूपीएससी और प्रीलिम पीसीएस की, तो लगातार हम पीसीएस के लिए हम प्रेफर करते हैं प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन को, क्योंकि उसके साथ में बेसिक जो करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाती हैं। इसके बाद में लास्ट टाइम जो होता है उसमें जो है हम चाहे वो दृष्टि जो आता है पॉइंटर वाली, और इसके अलावा घटनासार जो आता है पॉइंटर वाला, उसको प्रेफर कर देते हैं, जिससे कि हमें सारा लगभग जो पॉइंट में करंट अफेयर होता है वो कवर हो जाता है। दृष्टि का जैसे कौन से पब्लिकेशन का, दृष्टि कोचिंग वाला या फिर कोई और? नहीं, एक दृष्टि आता है, शायद घटना चक्र का आता है वो, उसका हम जो है प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर का अगर बेस से तैयारी करना होता है तो हम न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता हमारे यहाँ पे हम प्रेफर किया जाता है, और इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू को हमने प्रेफर कर रखा है। और मंथली मैगज़ीन के साथ में आपका जो संसद टीवी है उसकी कुछ डिबेट्स हो गई, या फिर आपका जो है AIR जो न्यूज़ है उसके समाचार, नाइट समाचार जो आते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको भी डेवलप करते हैं, और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी डेवलप करते हैं। साथ में जो तैयारी के लेवल का जो आपके कंटेंट होते हैं उनको भी लगातार इंक्रीज़ किया जाता है इसके माध्यम से। तो हम लगातार बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है इस तैयारी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है आप किसी के नोट्स ले लोगे और फिर 4 दिन पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम हिंदी माध्यम से और ग्रामीण पृष्ठभूमि से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमको चीज़ों को समझना होगा, सीखना होगा, फिर धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए वही तरीका अपनाना चाहिए। पहले अपना बेस क्लियर करें, उसके बाद में लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करें, और फिर जो है एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करें। तो सर, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो इसके लिए आपने क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं प्रेफर करना चाहूँगा एनसीईआरटीज़ को। आप जो है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हैं उनको कवर करें। उसमें विशेषकर 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों को कवर करें। तो आप जब एनसीईआरटी को कवर करते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट का जो बेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में मैंने खुल्लर की बुक को प्रेफर किया था, और फिर अपने नोट्स बनाए थे, खुद के नोट्स बनाए थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए थे। और नोट्स बनाते हुए मैंने ध्यान दिया था कि जिस पॉइंट के मैं नोट्स बना रहा हूँ उससे कब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उस क्वेश्चन के सारे डायमेंशन कवर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उनको मैं पहले कवर कर लेता था। तो जब नोट बनाता था पहले क्वेश्चन लिखता था, फिर उसके बाद में उसका नोट बनाता था। तो इस तरह मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को, चाहे वो ऑप्शनल 1 का हो चाहे ऑप्शनल 2 का हो, पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, और मैं लगातार उसको इंक्रीज़ करने का प्रयास करता रहता था। तो ये मेरी ऑप्शनल की तैयारी थी, और यही मेरी तैयारी के लिए जो बुक लिस्ट वगैरह थी एनसीईआरटीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया था, और फिर जो है आपका खुल्लर की बुक के साथ में मैंने तैयारी की थी। सर, जैसे कि मान लीजिए तैयारी कोई करता है तो कहीं ना कहीं बीच में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, शायद आपके साथ भी हुआ है। आप जब 2018 का एग्ज़ाम दिए थे तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब आपने कैसे सीखा उसको, और आप कैसे लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप को
कैसे मोटिवेट रखें? देखिए, जब हम गिरते हैं या जब हम असफल होते हैं तो वास्तव में हमको बुरा तो लगता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन उस समय हमें वास्तव में अपनी वीकनेस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रियलाइज़ करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि गलती हमसे कहाँ हो रही है, और इसके लिए ज़रूरी है आपकी समूह में रह के तैयारी करें। एक दोस्त बनाएं आप, ताकि अब जब आप डिमोटिवेट हों तब उनके साथ में रह के आप जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन ले सकें, आपकी कमियों को वो उजागर कर सकें। तो मेरा जैसे 2018 में नहीं हुआ था, तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए समस्या थी वो थी मेरी आंसर राइटिंग की। तो मात्रात्मक गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही थी। दूसरा, क्वालिटी कंटेंट इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया था। तीसरी बात ये थी कि जब मैं अपने आंसर लिखता था तो उसमें रिपोर्ट, डाटा वगैरह या एसडीजी गोल्स हैं, इनको मेंशन इतना नहीं करता था। तो इनको मैंने लगातार इम्प्रूव किया और फाइनली 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। जब हम दोस्तों असफल होते हैं तो उस समय ज़रूरी हो जाते हैं हमारे साथ में दोस्त, जो हमको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। तो मेरे दोस्त थे, जैसे धर्मेंद्र मौर्य हो गए, शुभम कपूर हो गए, कोमल हो गए, इसके अलावा हेमंत जो नायब तहसीलदार हैं वर्तमान में, अरविंद गौतम नायब तहसीलदार हैं वर्तमान में। इन लोगों के साथ में जो मेरे गुरु थे, डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा और राजवीर सर, रिंकू भैया, ये लोग भी हमको लगातार अप्रिशिएट करते रहते थे आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले जब हमारा रिजल्ट नहीं आता था तो सर का सबसे पहले फ़ोन आता था कि कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ था, तुम इस बार अच्छा करोगे, और बोलते थे कि नहीं, अब तो टॉप 10 में लेके आओगे। तो वो मोटिवेशन था, वो कहीं ना कहीं काम करता था। दोस्तों, असफलता इस तैयारी का एक पार्ट होता है। जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं असफल होते ही हैं। तो मुझे लगता है उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए और अपनी कमियों को लगातार देखते रहना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और जो है बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई, शायद से उनको जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका कि आप कहीं ना कहीं सब लोगों को बताने और समझाने के लिए मुझे चूज किया। और मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति भी मेरी बात से प्रभावित हो या मेरी स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं उसे लाभ हो, तो वो जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, ये सफलता कई सारे असफलताओं के बाद में मिलती है। तो मेरा मानना है कि जो भी नए बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है इस तैयारी में आना चाहते हैं तो मेहनत तो ज़रूरी है, संघर्ष भी ज़रूरी है। अपने आप से संघर्ष करना सीखें। दूसरी बात ये है कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा। ये तैयारी लंबी चलेगी, कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आपका विश्वास खुद पे है और आप सकारात्मक बने हुए हैं और आप लगातार चीज़ों को बेहतर करते जाते हैं, तो फिर एक ना एक दिन आप उस पद को पाएंगे जिस पद का सपना आप देख रहे हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।